अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की सचिव एवं मध्य प्रदेश की पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे के द्वारा 24 जून को पंजाब के मोहाली सास नगर जिले के अंतर्गत डेराबस्सी विधानसभा क्षेत्र में अमित बाबा सैनी द्वारा आयोजित छात्रों के गूंज कार्यक्रम में नीट, जेईई तथा अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं, उनके माता पिता तथा कोचिंग संचालकों को संबोधित किया गया। वहीं छात्र छात्राओं के द्वारा भी चुनिंदा सवाल पर सुनिए हिना कांवरे का जवाब। जब 12th का एग्जाम देने बच्चे जाते हैं तो आगे भविष्य में क्या करना है, हमारे माता पिता वहीं से शुरू कर देते हैं हमारे लिए तैयारी करना। और ये जो परिस्थितियां हैं, ये सारी चीजें भविष्य के लिए जो हम सोच रहे हैं, हम जो करना चाहते हैं, उसको करने की शुरुआत कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा। और मैंने जो आप लोगों से कहा है कि सिस्टम में कैसा सुधार चाहते हो, जो आप लोगों से सुझाव मांगे गए हैं, दिल खोलकर सुझाव दो। क्या पता कि ये आज का दिया हुआ सुझाव कल के हमारे भारत को खड़ा कर देगा। जैसा हम देश देखना चाहते हैं, उस देश को कोई और आकर नहीं बनाएगा। मैं तो हमारे लोगों से कई बार जब मैं सोचती हूँ कि राजनेताओं को सीधे सीधे खराब दृष्टि से ही लोग देखते हैं, लेकिन मैं तो ये भी चाहूंगी कि जो बच्चे हमारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सारी तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में भी आप लोगों को इंटरेस्ट लेना चाहिए। क्योंकि अगर अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो उसकी भी छवि अपने आप अच्छी होती चलेगी। क्योंकि मैं आप लोगों से शुभकामनाएं भी देती हूँ और ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे भी अभी ट्रेन पकड़ना है। आप सारे लोग यहाँ पर आए हैं और अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, तो भविष्य की संभावनाओं के लिए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि आप सबको मालूम है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी, मैं ये नहीं कहती कि कांग्रेस आएगी तब ये बदलाव आएगा। आप लोग सोचना शुरू करो, बोलना शुरू करो, एक दूसरे से डिस्कशन करना शुरू करो। जो भी दल इस देश में सत्ता में आएगा, उसकी मजबूरी बन जाएगी कि पूरे सिस्टम को बदलना पड़ेगा। ये किसी एक पार्टी के लिए लागू नहीं होता। मैं ये नहीं कहती कि कांग्रेस आएगी तो बदलेगी। जिसकी सोच में ये बात होगी, वही इस चीज को पूरा करेगा। और खुशी की बात है कि मैं जिस पार्टी से बिलोंग करती हूँ, अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि राहुल जी ने जब इस फील्ड में कदम रखा, कोटा वो जब गए, तो उन्होंने शुरुआत में ही कहा कि यहाँ कोई राजनीति बात नहीं होगी, यहाँ कोई बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं होगी। तो हमारे लिए तो ये अच्छी बात है कि हमारे नेता की सोच वो है, तो हमको तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो लगे हुए हैं मैदान में। लेकिन आप लोगों को भी इन सब चीजों पे सोचना पड़ेगा। और सुझाव तो आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है। और केवल आप ऐसा नहीं कि बच्चों से ही आएगा, जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, क्योंकि आपको पता है पेरेंट्स इतने ज्यादा इस चीज में इन्वॉल्व है कि आज के समय में जो एजुकेशन लोन है वो 40% अबव हो गया है। आप कल्पना करो कि जो नौकरी का दौर चल रहा है, उस दौर में यदि बच्चे को नौकरी लग भी गई तो उनकी तनख्वाह इतनी नहीं होती कि वो एजुकेशन लोन का ईएमआई अपना पैसा भर सके। यदि वो भरने जाएंगे ना, तो नौकरी करने का मतलब ही नहीं निकलेगा, हाथ में कुछ नहीं बचने वाला है। तो वो भी कहां जाता है कि भाई माता पिता के ऊपर ही जाता है। तो एक्स्ट्रा बर्डन हम उनको दे रहे हैं। वो पढ़ाने के लिए भी लोन ले रहे हैं, आपको अब नौकरी लग भी गई, उसके बाद भी आपका लोन वही चुका रहे हैं। तो क्या करोगे ऐसे सिस्टम का? आज आप बताओ कि जब मैं यहां आ रही थी तो आने के पहले मुझे लगा कि भाई सब ऐसे वेल एजुकेटेड बच्चों के बीच में मैं जा रही हूं, तो कुछ तो मुझे भी थोड़ा सा पढ़ लिख कर जाना पड़ेगा। तो मैं भी ये सोच रही थी कि भाई मैं इंडिया के एजुकेशन को देख रही थी, हमारे यहाँ के जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज जब हम जिनको मानते हैं, जो हमारे यहाँ के इंस्टीट्यूशन है, उनको जब हम देखते हैं, तो मैंने कहा हमारा देश कहाँ खड़ा होता है, जरा विश्व में हम भी तो देखें। मैंने देखा कि हमारी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी IIT है दिल्ली, उसका स्थान पूरे विश्व में 118वें नंबर पे है। आप इमेजिन कर सकते हो 118 नंबर, वो भी कई सालों बाद अब जाके नंबर लगा है कि हम 118 पे हैं। 100 में तो है नहीं, 10 में तो है नहीं, 118 पे हैं। अब आप कल्पना करो कि आप जब तक ये सिस्टम नहीं सुधारोगे, वहां पर भी हमारी नंबरिंग बढ़ने वाली नहीं है। तो ये हमारे लिए खुली चुनौती है। ये किसी पार्टी के लिए चुनौती नहीं है, ये किसी संस्था के लिए चुनौती नहीं है, ये हमारे लिए, हमारे अपने देश के लिए चुनौती है। और मुझे विश्वास है कि आप जैसे लोग अगर इन सब चीजों पे सोचना शुरू करोगे तो रास्ता निश्चित निकलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आप लोगों ने, हाँ, अमित भाई ने कहा था कि कोई यदि क्वेश्चन करना चाहे तो करें। दो तीन सवाल ले लेते हैं अगर आपकी अनुमति हो तो। हाँ हाँ बिल्कुल, आप लीजिए। ठीक। बस समय का पर ध्यान रखना, क्योंकि मेरी ट्रेन है।
गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून। आई एम मलकीरत। जैसे मेरा क्वेश्चन है आपसे, जैसे आजकल एआई का दौर है, मशीन लर्निंग का दौर है, डेटा साइंस का दौर है, क्या ये सब चीजें हम जैसे युवाओं की नौकरियों के लिए खतरा है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं आगे? आप बताओ, आपको लगता है कि खतरा है? यस मैम, लगता भी है, हो भी रहा है। नहीं, देखो मैं इसको खतरा इसलिए नहीं मानती क्योंकि अगर ये खतरा होता तो ये फिर पूरे देश के और दुनिया के बच्चों के लिए खतरा होता। एक तरफ हम सोचते हैं कि हमारा भारत पूरे विश्व में कॉम्पिटिटिव जब भी चीजें हो तो उसमें ऊपर रहे, तो ये जब सारी चीजें आ रही है तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए फायदा ही देगी। अगर हमको लगता है कि नौकरी में खतरा है तो क्या जब एआई नहीं आया था तब कौन सी नौकरी मिल रही थी आपको? भाई एआई जब आया नहीं था तब के आराम से हम लोग जॉब कर रहे थे। अब एआई आ गया तो हमारा जॉब छूट गया। आप याद करो कि जिस समय राजीव जी कंप्यूटर लेकर हमारे देश में आना चाहते थे उस समय भी ऐसी बातें आती थी कि भाई यदि मशीनें काम करने लग जाएगी तो हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। पर क्या ऐसा हुआ? बल्कि उसके आने से हमारे जो सोच है और हमारा जो काम है और हमारी जो अपने अंदर की एफिशिएंसी उसमें इजाफा हो गया। मैं कई बार अपने घर में डिस्कस करती हूँ क्योंकि पॉलिटिकल परिवार से हूं, तो जैसे मैंने कई बार देखा कि हमारे यहाँ पहले का जमाना जब हम याद करते हैं कि हमको दिल्ली जाना है और दिल्ली से हमको राजस्थान जाना है, तो एक समय जब ये कंप्यूटर नहीं आया था तो हम ट्रेन की टिकट पहले तो गोंदिया से लेते थे और दिल्ली आते थे। अब दिल्ली के आगे भी जाना है तो हमको दिल्ली में आने के बाद वो टिकट लेना पड़ता था। पता नहीं आप जैसे आप अपने घर में जाना, अपने मम्मी पापा से या दादा दादी से पूछना कि पहले जब आपको सफर करना पड़ता था तो क्या रिजर्वेशन डायरेक्ट वहां का हो जाता था? ये तो कंप्यूटर आने के बाद ही हुआ है, तो पहले ये तो सिस्टम था ही नहीं। तो ये सब चीजें अगर आई है तो उसका रास्ता भी निकलेगा। आप इसको डर के मत देखो, आप इसको पॉजिटिव रूप में देखो। अब आप सोचो कि हमारे देश में इतनी ज्यादा गाड़ियां निकल गई है, इतनी ज्यादा कारें आ गई है, तो हम ये सोचे कि भाई अब तो आदमी का रोड पे चलना मुश्किल हो जाएगा, इतनी कारें अगर आ जाएगी तो। लेकिन आप देखो जब कारें आई तो हर घर में कार दिखने लगी। उनके लिए आज रास्ते क्या 4 लेन बन गया, हाईवे बन गया, सब कुछ तो हो ही रहा है। और ये सब चीजें हम दूसरे देशों में भी तो देखते हैं, तो क्या हम हमारे भारत को वहीं रहने देंगे? भाई आप लोग भी तो चाहते हो कि बाकी देशों से भी हम आगे निकले। विकसित भारत में और विकासशील भारत में यही अंतर है कि हम विकसित होना चाहते हैं, लेकिन हमको हमारी सोच से पहले तो विकसित होना पड़ेगा, बाद में जमीन पे होते रहेंगे। और कोई? गुड आफ्टरनून। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने डिस्कस की जो भी इश्यूज हैं, तो इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन क्या होगा, समाधान क्या है इन सभी चीज़ों का? मैंने कहा बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सॉल्यूशन एक दिन में नहीं निकलेगा बच्चे, आज तो इसकी शुरुआत अब जाकर हुई है। गलतियां तो कब से हो रही हैं, आज इसकी शुरुआत किसी ने तो की। आज वो खुले तौर पे सुझाव मांग रहे हैं, आप खुले तौर पे अपना सुझाव दो और आप देखो कि जिस दिन वास्तव में इस सोच का व्यक्ति उस स्थान पर बैठेगा तो आपकी सोच का कहीं ना कहीं रिजल्ट निकलेगा। शुरुआत यहीं से होगी। आज आपने सोचना तो शुरू करा। पहले तो ये घटनाएं होती भी तो भी उसके बाद हम सुनते थे और फिर हटा देते थे। तो शुरुआत कहीं ना कहीं से तो हो रही है। और मैं तो इस बात के लिए बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानती हूं कि मैं उस लीडर के साथ में टीम वर्क में काम कर रही हूं जिसकी सोच उस दिशा की है। तो कहीं ना कहीं तो शुरुआत हो ही गई। हम मानते हैं इस चीज को कि नेताओं के दिमाग में कोई बात आ गई तो आप इतना जान लेना कि राहुल गांधी वो नेता है कि यहां आने की देरी है, लागू तो वो करा ही लेंगे, हमको मालूम है।